नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव भोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। दोस्तों, आज हम महाकाव्य का स्वरूप और तत्वों पर विचार करेंगे। तृतीय वर्ष कला अर्थात TYBA के हिंदी स्पेशल 4 हिंदी विशेष 4 इस विषय के अंतर्गत काव्यशास्त्र इस विषय में काव्य के भेद इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न काव्य प्रकारों का परिचय और उनके तत्वों का अध्ययन हमें करना है। इसी के अंतर्गत आज हम महाकाव्य का स्वरूप और तत्व इस टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, काव्य के विभिन्न प्रकार से भेद किए जाते हैं, जिनमें से एक आधार है काव्य की रचना, स्वरूप या बंध के आधार पर। काव्य की रचना किस प्रकार से की जाती है या काव्य का बंध क्या है या काव्य का स्वरूप क्या है, इस आधार पर काव्य के दो मुख्य भेद किए जाते हैं। एक प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, विचार काव्य या काव्य रूपक इस प्रकार के भेदों का समावेश हो जाता है। तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत गीति काव्य, गद्य काव्य या प्रगीत मुक्तक काव्य आदि प्रकार मुक्तक काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें से प्रबंध काव्य का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रचलित काव्य प्रकार माना जाता है वह है महाकाव्य। महाकाव्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो महाकाव्य यह साहित्य प्रकार भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही काफी व्यापक मात्रा में लोकप्रिय रहा है। अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत में कालिदास, भारवी आदि अनेक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने महाकाव्य का लेखन व्यापक मात्रा में किया है। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की परंपरा एक व्यापक परंपरा या एक सबसे बड़ी परंपरा के रूप में मानी जाती है। यही परंपरा आगे चलकर हिंदी साहित्य में भी आई है। हिंदी साहित्य को अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में भी व्यापक मात्रा में महाकाव्यों का लेखन जो है वह होता रहा है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में संस्कृत में जो महाकाव्य लिखे गए हैं, सबसे पहले उन्हें आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। आर्ष महाकाव्य से तात्पर्य है ऐसे महाकाव्य जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, उनको आर्ष महाकाव्य कहते हैं। खास करके भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत ये महाकाव्य आर्ष महाकाव्य माने जाते हैं, क्योंकि रामायण का लेखन जो है वह महर्षि व्यास द्वारा या रामायण का लेखन जो है वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया तथा महाभारत का लेखन जो है वह महर्षि व्यास द्वारा किया गया है, जिसके कारण इन महाकाव्यों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। पाश्चात्य साहित्य में भी आर्ष महाकाव्यों की परंपरा व्यापक मात्रा में देखी जाती है और इसके अंतर्गत इलियड और ओडिसी ये दो ऐसे महाकाव्य हैं जिन्हें आर्ष महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इन आर्ष महाकाव्यों के बाद अगर हम देखें तो पंच महाकाव्य माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत नैषधीय चरित्र एक महाकाव्य माना गया है जो नल राजा के जीवन पर लिखा गया है। इसके साथ साथ अनेक महाकाव्य जो है उस कालखंड में लिखे गए। इसमें 5 महाकाव्य जो विशेष प्रसिद्ध माने जाते हैं, इनमें किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित्र, रघुवंश और कुमार संभव। किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित्र, रघुवंश और कुमार संभव ये 5 महाकाव्य रामायण महाभारत कालखंड के बाद में लिखे गए। तो ये 5 महाकाव्य का ये कालखंड माना जाता है और इसके बाद भी काफ़ी व्यापक मात्रा में संस्कृत में हमें महाकाव्य लेखन की परंपरा जो है वह प्राप्त होती है। इसके बाद की परंपरा को अगर हम देखें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आदिकाल में व्यापक मात्रा में महाकाव्यों का लेखन हुआ है। आदिकाल में अधिकांश ग्रंथ रासो ग्रंथ के रूप में लिखे गए हैं और ये रासो ग्रंथ महाकाव्यात्मक शैली में अधिक मात्रा में लिखे गए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा शालिभद्र रासो या खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद रासो, परमाल रासो, इस कालखंड के ऐसे अनेक रासो ग्रंथ हैं जो महाकाव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं।
इसके बाद अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत भी एक हिंदी का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इनके बाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस का नाम आता है। और इसी कालखंड में खास करके जो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है, इन प्रेमाश्रयी शाखा के सभी जो सूफी कवि है, सूफी संत है, इन्होंने महाकाव्यों का व्यापक मात्रा में लेखन किया है। दूसरी ओर सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा है, इस राम भक्ति शाखा के अंतर्गत भी महाकाव्यों का लेखन व्यापक मात्रा में हुआ है। मतलब भक्ति काल में भी महाकाव्य लेखन की परंपरा हमें व्यापक रूप से दिखाई देती है। इसके आगे बढ़े तो रीति काल में महाकाव्यों का लेखन कुछ मात्रा में अवश्य हुआ है, जिसमें हम खास नाम ले सकते हैं आचार्य केशवदास जी का रामचंद्रिका। लेकिन इसके बाद महाकाव्य लेखन कुछ कम हुआ है, जो आगे जाकर खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तन के बाद अर्थात 1900 ईस्वी के बाद पुनश्च हिंदी में व्यापक मात्रा में शुरू हुआ है। खड़ी बोली 1900 ईस्वी के बाद साहित्य में आ गई। उसके पहले ब्रज, अवधी आदि भाषाओं का प्रयोग जो है वह साहित्य लेखन में अधिक मात्रा में किया जाता है। और खड़ी बोली का प्रचलन हिंदी साहित्य लेखन में होने के बाद पहला महाकाव्य जो लिखा गया वह प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद माने जाते हैं। इनके बाद मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य है, जिसमें प्रिय प्रवास, यशोधरा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी आदि अनेक उत्कृष्ट महाकाव्य हिंदी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हिंदी साहित्य में महाकाव्य लेखन की एक लंबी परंपरा या एक दीर्घ परंपरा हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो महाकाव्य साहित्य प्रकार है वह साहित्य का सबसे श्रेष्ठ और सबसे गरिमामय साहित्य विधा या साहित्य प्रकार मानी जाती है, क्योंकि इसका लेखन जो है वह मानव संस्कृति का एक सर्वश्रेष्ठ लेखन माना जाता है। क्योंकि महाकाव्य में व्यापक मात्रा में जीवन का वर्णन किया जाता है, अर्थात जीवन का अधिक विस्तार हमें अगर किसी साहित्य प्रकार में देखने को मिलता है तो वह एकमेव साहित्य प्रकार हम कह सकते हैं, और वह है महाकाव्य। क्योंकि बाकी महाकाव्यों की तुलना में दूसरे काव्य प्रकारों की तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि बाकी काव्य प्रकारों में मुक्तक काव्य की बात करें तो छोटी सी रचना होती है जिसमें जीवन का अधिक विस्तार नहीं होता। खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में भी जीवन का संक्षेप में वर्णन अधिक मात्रा में किया जाता है। यही कारण है कि महाकाव्यों का लेखन जो है वह हिंदी साहित्य परंपरा में हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और अनेक कवियों ने, अनेक लेखकों ने या अनेक जो महाकवि है उन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट महाकाव्यों का लेखन इस कालखंड में किया है। और इसी कारण महाकाव्य को साहित्य की एक अत्यंत श्रेष्ठ या गरिमामय विधा माना जाता है। अब महाकाव्य के सैद्धांतिक स्वरूप को अगर हम देखें तो महाकाव्य के सैद्धांतिक स्वरूप को लेकर प्राचीन काल से ही विचार विमर्श होता आया है। खास करके प्राचीन भारतीय जो संस्कृत विद्वान हैं इन्होंने महाकाव्य के स्वरूप, लक्षण आदि पर व्यापक मात्रा में विचार किया है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आचार्य भरत मुनि का नाम ले सकते हैं। भरत मुनि के बाद आचार्य दंडी है, आचार्य विश्वनाथ है, आदि अनेक संस्कृत विद्वान तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, डॉक्टर नगेंद्र जी है, आदि अनेक आधुनिक विद्वानों ने महाकाव्य के स्वरूप, लक्षण आदि पर विस्तार से विवेचन करने का काम जो है वह किया है। और यही कारण है कि भारतीय काव्यशास्त्र में इसका व्यापक मात्रा में वर्णन हुआ है। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत महाकाव्य को एक सर्गबद्ध काव्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका लेखन जो है वह कथा का विभाजन सर्गों में करके किया जाता है और इसमें एक दीर्घ कथा आती है। सामान्यतः इसके अंतर्गत एक सुसंगठित और जीवंत कथा वस्तु का प्रयोग किया जाता है और नायक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की नानाविध घटनाओं का या अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश उसके अंतर्गत होता है, जिसके कारण महाकाव्य का आकार अपने आप बड़ा हो जाता है। दूसरा, जो भी कथा इसमें ली जाती है उसका विभाजन सर्गों में होता है और ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग, तो कुछ विद्वान इसे 10 से अधिक सर्ग मानते हैं। मतलब अध्यायों की संख्या 8 या 10 से अधिक होती है और इसी कारण एक बड़ी कथा या दीर्घ कथा इसके अंतर्गत आ जाती है।
दूसरी बात, सर्गों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, जैसे खंड, कानु, समय, कांड, अंश, इस प्रकार के नाम आते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वीराज रासो को देखें तो उसमें 69 समय है, अर्थात अध्यायों को समय नाम दिया गया है। अगर पद्मावत को देखो तो पद्मावत में खंड नाम दिया गया है और कुल मिलाकर 57 खंडों का प्रयोग उसमें होता है। रामचरितमानस केवल ऐसा एक महाकाव्य है जिसमें नियमों का अपवाद है, क्योंकि उसमें 7 कांड है और 7 कांडों में इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। और इसके बाद रामचंद्रिका में भी अलग नाम का प्रयोग, या कामायनी में सर्ग कहा है, या मैत्रीशन गुप्त जी के उर्मिला में भी 12 सर्गों का प्रयोग है, तो कामायनी में 15 सर्गों का प्रयोग है। तो कुल मिलाकर 8 या 10 से अधिक सर्गों का प्रयोग उसमें किया जाता है और कथा का विभाजन सर्गों में करके उसे एक जीवंत या सुसंगठित रूप देने का प्रयत्न जो है वह महाकाव्य के अंतर्गत व्यापक मात्रा में होता है। दूसरी बात, कथा का विस्तार एक व्यवस्थित पद्धति से, एक व्यवस्थित प्रणाली से किया जाता है, जिसके कारण कथा सुसंगठित, जीवंत और प्रभावी बन जाती है। दूसरी ओर महाकाव्य का जो नायक होता है वह नायक एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है और सामान्यतः कोई राजा महाराजा, कोई ऋषि मुनि या कोई महान पुरुष जो है उसे महाकाव्य में नायक के रूप में लिया जाता है। नायक के साथ नायिका सर्वगुण संपन्न होती है और वह भी उच्च गुणों से युक्त मानी जाती है। दूसरी ओर सहनायक, सहनायिका, प्रतिनायक आदि प्रमुख पात्र और फिर कथा के अनुसार अन्य गौण पात्रों का समावेश जो है वो महाकाव्य के अंतर्गत मूल रूप से किया जाता है। महाकाव्य के कथन भी या महाकाव्य के कथोपकथन, जिन्हें हम संवाद कह सकते हैं, वे भी अत्यंत मार्मिक और प्रभावी होते हैं। वस्तु वर्णन अत्यंत विस्तार के साथ किया जाता है और स्वाभाविक, मार्मिक या कथा के अनुसार वस्तु वर्णन करके कवि अपने उद्देश्य को साकार करने का प्रयत्न जो है वह महाकाव्य में करता है। तो कुल मिलाकर महाकाव्य एक ऐसी दीर्घ विधा है जिसका लेखन प्राचीन काल से व्यापक मात्रा में हुआ है और वह साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय विधा जो है वह भारतीय साहित्य में रही है। पाश्चात्य साहित्य की बात करें तो पाश्चात्य साहित्य में भी अत्यंत व्यापक मात्रा में महाकाव्यों का लेखन हुआ है। इसे अंग्रेजी में एपिक, EPIC, एपिक कहा जाता है और ये एपिक शब्द जो है वह मूलतः ग्रीक भाषा से आया है और ग्रीक भाषा से इसका अर्थ दिया जाता है एक प्रदीर्घ अथवा आख्यानात्मक रचना। तो जो एक बड़ी दीर्घ या आख्यानात्मक रचना है उसे महाकाव्य कहा जाता है और प्राचीन साहित्य में, विशेषतः अंग्रेजी साहित्य में भी महाकाव्य लेखन की परंपरा जो है वह व्यापक मात्रा में रही है। और इसकी शुरुआत जो है, जैसे हमने पहले देखा कि इलियड और ओडिसी, इन आर्ष महाकाव्यों द्वारा इनकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। हिंदी में भी व्यापक मात्रा में ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। हिंदी में अब तक के प्रमुख महाकाव्यों पर अगर नजर डालें तो रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, प्रिय प्रवास, ऐसी इसकी एक लंबी सूची दी जा सकती है। इस प्रकार से महाकाव्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना या काव्य रचना के रूप में मानी जाती है। अब हम उसके तत्वों पर विचार करेंगे। महाकाव्य के तत्वों को लेकर भी हमने देखा कि विद्वानों ने काफ़ी व्यापक मात्रा में या अलग रूप से विचार किया है और ये विचार करते समय उन्होंने महाकाव्य के अलग अलग तत्व माने हैं। जहाँ तक भारतीय विद्वानों की बात करें, भारतीय विद्वानों ने प्राचीन मान्यताओं का आधार लेकर महाकाव्यों का तत्व दिए हैं, तो दूसरी ओर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी अपनी पद्धति से महाकाव्यों के तत्व देने का प्रयत्न किया है। अब इन सभी विद्वानों के तत्वों को एक सामान्य रूप से देखें तो महाकाव्य के 7 प्रमुख तत्व माने जा सकते हैं। एक कथा वस्तु, 2 पात्र और उनका चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा वस्तु वर्णन, 5वां उद्देश्य, 6ठा भाषा शैली और 7वां है रसात्मकता। अब हम इन्हीं तत्वों का परिचय देखेंगे। पहला महाकाव्य का तत्व है कथानक। इसे कथानक या कथावस्तु कहा जाता है और महाकाव्य में कथानक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बिना कथा के महाकाव्य लिखा नहीं जाता। इसलिए महाकाव्य का मूल आधार कथावस्तु या कथानक माना जा सकता है। दूसरी बात, इस कथानक के आधार पर ही कि कथावस्तु कितनी बड़ी है, कितनी दीर्घ है, कितनी लंबी है, इस आधार पर
प्रबंध काव्य के जो भेद किए गए, खास करके महाकाव्य और खंड काव्य, ये दो भेद जो किए गए हैं वह कथा के आधार पर ही किए गए हैं। जिसमें एक दीर्घ कथा है या एक बड़ी कथा है उसे हम महाकाव्य कहते हैं, जिसमें नायक के जीवन से लेकर मृत्यु तक की विभिन्न घटनाओं का व्यापक मात्रा में अंकन होता है। ऐसी जो कथा है वह महाकाव्य की है। और जिसमें जीवन के एक प्रसंग या एकाध घटना, एक दो घटनाओं का वर्णन होता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि महाकाव्य में एक सुदीर्घ कथा होती है। साथ ही महाकाव्य की कथा जीवंत होती है, एक सुसंगठित होती है, सुव्यवस्थित होती है, उसमें घटनाओं का बाहुल्य होता है, मतलब अनेक घटनाएं उसके अंतर्गत आती है। और कथा का विभाजन जैसे हमने पहले देखा कि सर्गबद्ध पद्धति से किया जाता है और सामान्य रूप से 8 से 20 सर्ग माने जा सकते हैं, लेकिन 20 से अधिक सर्ग भी हो सकते हैं। और अनेक जो बड़े या उत्कृष्ट महाकाव्य है उसके अंतर्गत 20 से अधिक सर्गों का प्रयोग भी किया गया है। दूसरी बात, कथा वस्तु अधिकांशतः पौराणिक या ऐतिहासिक संदर्भ में होती है। कुछ कथाएं काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश महाकाव्यों को अगर हम देखें तो पौराणिक कथा वस्तुओं का या ऐतिहासिक कथा वस्तुओं का प्रयोग जो है वो महाकाव्य में अधिक मात्रा में किया गया है। कुछ मात्रा में उसमें कल्पना का सम्मिश्रण भी कवि करते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासवे पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। अगर पद्मावत की बात करें तो पद्मावत राजा रत्नसेन के जीवन पर आधारित है। रामचरितमानस, रामचंद्रिका आदि महाकाव्य जो है वह रामायण पर आधारित है। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, वह भी रामायण की घटना पर आधारित है। या कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है वह भी आदि मानव मनु, श्रद्धा आदि की कथा पर आधारित है। मतलब ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंगों, घटनाओं या उस प्रकार की कथा का प्रयोग महाकाव्यों में अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है और कथा का विकास जो है वह एक विशिष्ट पद्धति से किया जाता है। महाकाव्य के कथा विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाती है, जिसमें सबसे पहले कथा का प्रारंभ होता है। कथा का प्रारंभ सामान्यतः मंगलाचरण से किया जाता है। मंगलाचरण के अंतर्गत ईश वंदना या ईश्वर की स्तुति जो है वह की जाती है और ईश्वर की स्तुति से कथा का प्रारंभ होता है। इसके बाद प्रयत्न, विकास, चरम सीमा और अंत। प्रारंभ, प्रयत्न, विकास, चरम सीमा और अंत, ये 5 महाकाव्य के कथा विकास की अवस्थाएं या स्थितियां मानी जाती है। अब इन्हें ही प्राचीन जो संस्कृत विद्वान हैं इन्होंने संधिया या कार्यावस्थाएं कहा है। और संधिया जो है वह 5 संधियां मानी गई है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। इन 5 संधियों के माध्यम से भी कथा का विकास माना जाता है। तो दूसरी ओर विद्वानों ने इसे कार्यावस्था शब्द का प्रयोग भी किया है। और ये कार्यावस्थाएं जो है वह है प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 कार्यावस्थाएं मानी गई है जिनके माध्यम से कथा का विकास होता है। तो तीसरी ओर जो पाश्चात्य विद्वान हैं इन्होंने इन स्थितियों को अर्थ प्रकृतियां कहा है और इसके अंतर्गत उन्होंने बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, इस प्रकार की 5 अर्थ प्रकृतियां मानी है। इन सबके माध्यम से कथा वस्तु का विकास जो है वह किया जाता है। महाकाव्य में 2 प्रकार की कथाएं आती है, एक तो आधिकारिक कथा और दूसरी प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा एक मुख्य कथा होती है और वह शुरू से अंत तक चलती रहती है और वह एक ही होती है। आधिकारिक कथा मुख्य कथा है और जो शुरू से अंत तक चलती है और मूल जो कथा है वह आधिकारिक कथा होती है। लेकिन इस आधिकारिक कथा के जो अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग प्रसंग हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ छोटी छोटी कथाओं का बीच में प्रयोग किया जाता है। इन छोटी छोटी कथाओं को प्रासंगिक कथाएं कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। मतलब महाकाव्य में उसकी आवश्यकता के अनुसार 5, 6, 10 प्रासंगिक कथाओं का प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रासंगिक कथाओं का समावेश या प्रासंगिक कथाओं का संबंध जो है वह मूल कथा के साथ नहीं होता या नायक के साथ नहीं होता, अतः उनको महाकाव्य से निकाल भी दिया जाए तो उतना विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मूल कथा जो है वह आधिकारिक कथा है और वह अत्यंत सुसंगठित, जीवंत या प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि महाकाव्य में कथा वस्तु का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। तो ये हुआ महाकाव्य का पहला तत्व, कथा वस्तु। महाकाव्य का दूसरा तत्व है पात्र और उनका चरित्र चित्रण। अब कथा वस्तु दीर्घ है या बड़ी है और बड़ी या दीर्घ कथा वस्तु होने के कारण अपने आप
महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जिसमें कुछ प्रमुख पात्र होते हैं तो कुछ गौण पात्र होते हैं। प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो नायक, नायिका, सहनायिका, प्रतिनायक या उसे खलनायक कहा जाता है, ये महाकाव्य के प्रमुख पात्र होते हैं और इनके साथ कवि कथा की आवश्यकता के अनुसार गौण पात्रों का समावेश कर सकता है। दूसरी ओर गौण पात्रों को देखें तो गौण पात्रों में अनेक पात्र कथा विस्तार के अनुसार आ जाते हैं, तो ये प्रमुख पात्र या मुख्य पात्र और गौण पात्र इस प्रकार का एक भेद किया जाता है। दूसरी ओर पात्रों का वर्गीकरण उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और अधम पात्र इस प्रकार से भी किया जाता है। उत्तम पात्रों के अंतर्गत ऐसे पात्र आते हैं जो महाकाव्य में शुरू से लेकर अंत तक अच्छे होते हैं या अच्छाई के साथ जीते हैं, उनको उत्तम पात्र कहते हैं। और महाकाव्य में कुछ पात्र इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि जो शुरू में शायद बुरे होते हैं लेकिन बाद में वे अच्छे बन जाते हैं, उन्हें मध्यम पात्र कहा जाता है। तो कुछ पात्र जिन्हें हम खलनायक कह सकते हैं, वे शुरू से लेकर अंत तक बुरे होते हैं, बुराई में जीते हैं, ऐसे पात्रों को अधम पात्र कहते हैं। इन पात्रों का भी प्रयोग महाकाव्य में व्यापक मात्रा में किया जाता है। दूसरी ओर महाकाव्य का जो नायक होता है, जैसे हमने देखा धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर उद्धत आदि जो उच्च गुण हैं, ऐसे सभी उच्च गुणों से वह पूर्णतः युक्त होता है। साथ ही महाकाव्य में कोई राजा, कोई महाराजा, कोई ऋषि मुनि या कोई महापुरुष जो है वह सामान्यतः नायक के रूप में लिया जाता है। नायक के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पात्र आता है नायिका। नायिका भी सर्वगुण संपन्न और परम सौंदर्यशालिनी होती है। इसके अलावा जो बाकी पात्र है वे भी परम विशेषताओं से युक्त होते हैं और इस प्रकार से महाकाव्यों में पात्रों की दृष्टि से भी अगर विचार किया जाए तो काफ़ी विविधता हो सकती है। दूसरी बात, इन पात्रों के चरित्र चित्रण के अगर देखें तो महाकाव्य में बड़ी कथा होने के कारण, अनेक घटनाएं, अनेक प्रसंग होने के कारण पात्रों का पूरे विस्तार के साथ या अत्यंत विस्तार के साथ पात्रों के चरित्र का अंकन जो है वह हमें महाकाव्य में देखने को मिलता है, जिसके कारण पात्रों की नानाविध विशेषताएं या अनेक विशेषताएं वहाँ पर हमारे सामने आ सकती है जो अन्य काव्य प्रकारों में संभव नहीं है। यही कारण है कि पात्र और उनके चरित्र चित्रण को भी महाकाव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व या लक्षण माना गया है। तो ये हुआ दूसरा तत्व। अब तीसरा तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन को संवाद, वार्तालाप, बातचीत भी कहा जा सकता है। इसे अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। और महाकाव्य में बड़ी कथा है, अनेक पात्र है, ऐसी परिस्थिति में संवादों का आना भी लाजमी है और संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका महाकाव्य के अंतर्गत निभाते हैं। संवादों के वैसे अनेक कार्य हो सकते हैं, लेकिन महाकाव्य की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो एक दो तीन ऐसे कार्य हैं जो संवाद प्रमुख रूप से निभाते हैं। एक तो पहला काम होता है कथा वस्तु को आगे ले जाना, क्योंकि अनेक बार जो महाकवि होता है वह केवल निवेदनात्मक शैली में कथा की शुरुआत जरूर कर देता है, लेकिन आगे कथा का विकास जो है वह संवादों के माध्यम से होता है और संवादों के माध्यम से जिस कथा का विकास होता है वह निसंदेह अधिक प्रभावी बन जाती है। दूसरी ओर पात्रों का जो चरित्र है उन्हें सामने लाने में भी संवादों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पात्र और उनके द्वारा किए गए संवाद, इस माध्यम से हमें विभिन्न पात्रों का चरित्र सामने आता है। संवादों का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है लेखक या कवि के उद्देश्य को साकार करना। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक कवि एक विशिष्ट उद्देश्य से अपनी रचना करता है और वह उद्देश्य सामने लाने में संवादों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि महाकाव्य में संवादों का स्थान कथावस्तु और पात्र उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकाव्य के संवाद बड़ी कथा होने के कारण दीर्घ या लंबे संवादों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। संवाद अत्यंत सुदीर्घ या विस्तृत रूप से आते हैं और कथा को विकसित करने का काम जो है वह करते हैं। साथ ही संवादों में पात्रानुकूलता या और प्रसंगानुकूलता का होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार के पात्र है उस प्रकार के संवादों का प्रयोग करना पड़ता है, या जिस प्रकार के प्रसंग है उस प्रकार के संवादों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही संवादों में आकर्षकता, प्रभावात्मकता
आदि बातें भी होनी जरूरी है, क्योंकि संवाद अगर आकर्षक नहीं होंगे तो महाकाव्य का प्रभाव जो है वह दर्शकों पर कम होगा या श्रोताओं पर कम हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में संवादों में आकर्षकता या प्रभाव निर्मिति या प्रभाव निर्माण करने की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। साथ ही संवादों में स्वाभाविकता या सरसता, मार्मिकता आदि गुणों का होना या आदि विशेषताओं का होना भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार से महाकाव्य का तीसरा प्रमुख तत्व हुआ कथोपकथन या संवाद। चौथा महाकाव्य का प्रमुख तत्व है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन को देशकाल वातावरण वर्णन भी कहा जाता है या परिवेश चित्रण भी कह सकते हैं। अब इस वस्तु वर्णन के अंतर्गत जो कथा है उस कथा के परिवेश का या उस कथा के अंतर्गत आने वाले देश कालगत वातावरण का चित्रण जो है वह किया जाता है। देशगत वातावरण से तात्पर्य है स्थान का वातावरण और कालगत वातावरण से तात्पर्य है समयगत वातावरण। तो किसी भी कथा का प्रभाव तभी पड़ सकता है या किसी भी महाकाव्य की सफलता तभी हो सकती है जब उसके अंतर्गत देश और काल अर्थात स्थान और समय इनका व्यवस्थित रूप से चित्रण किया जाता है, और जो कवि इनका अत्यंत व्यवस्थित मार्मिक चित्रण करता है वह कथा वस्तु निसंदेह आगे जाकर प्रभावी होती है। अगर कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश से है तो देशकाल वातावरण भी उसी प्रकार का आना आवश्यक है। अगर कथा वस्तु शहरी परिवेश की है तो वातावरण भी शहरी परिवेश में आएगा। अगर कोई कथा पौराणिक है तो देशकाल वातावरण पौराणिक होगा। अगर कोई कथा आधुनिक है तो देशकाल वातावरण भी उस प्रकार से ही होना अत्यंत आवश्यक है कि अगर कोई किसी पौराणिक रामायण की कथा को लिया गया है तो देशकाल वातावरण भी रामायण से संबंधित होना जरूरी है, तभी वह कथा सच्ची लगती है। और जो कथा सच्ची लगती है वह निसंदेह अधिक प्रभावी होने की संभावना जो है वह निसंदेह अधिक रहती है। और यही कारण है कि देशकाल वातावरण जो है वह महाकाव्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही पात्र, उनका जीवन, उनके चरित्र की विशेषताएं आदि को समझने में भी देशकाल वातावरण का योगदान जो है वह निसंदेह महत्वपूर्ण माना गया है। अब इस देशकाल वातावरण के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी बड़ी भूमिका निभाता है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत नदी, पर्वत, सरोवर, वन, उपवन, वाटिका या किले, इन सब का या युद्ध वगैरह इन सब का वर्णन जो है वह देशकाल वातावरण और प्रकृति चित्रण के अंतर्गत किया जाता है। और महाकाव्य में उसकी कथा वस्तु की आवश्यकता के अनुसार इन सब का चित्रण जो है वह विस्तार के साथ जो है वह किया जाता है। इसी कारण वस्तु वर्णन या देशकाल वातावरण को महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये हुआ चौथा तत्व। महाकाव्य का पांचवा तत्व जो है वह है भाषा शैली। और केवल महाकाव्य का ही नहीं, किसी भी साहित्य का ये सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है, क्योंकि कोई भी साहित्य जो हमारे सामने सबसे पहले आता है वो भाषा के माध्यम से आता है। भाषा अगर प्रभावी होगी, आकर्षक होगी तो उसका प्रभाव निसंदेह अधिक होता है। और महाकाव्य तो एक बड़ी रचना है, एक गरिमामय रचना है। इन परिस्थितियों में भाषा गरिमामय, सरस, श्रेष्ठ या आकर्षक भाषा का प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर महाकाव्य में अधिकांशतः एक परिनिष्ठित, सजीव, जीवंत या शुद्ध भाषा का प्रयोग जो है वह करना पड़ता है। साथ ही भाषा प्रसंग, पात्र, कथा आदि के अनुसार होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पात्र ग्रामीण है तो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, तभी उन पात्रों का प्रभाव पड़ सकता है। पात्र शहरी है तो वह उन पात्रों की भाषा शहरी हो सकती है। इस प्रकार से भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शैली के अंतर्गत भी देखें तो शैली के अंतर्गत भाषा के साथ साथ महाकाव्य का शिल्प आता है, और महाकाव्य के शिल्प में हम प्रतीक, बिंब, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ, रीतियाँ, रुत्तियाँ आदि का प्रयोग महाकाव्य की कथा के अनुसार करना पड़ता है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो महाकाव्य में अलंकार वैविध्य हमें देखने को मिलता है। अनेक अलंकारों का प्रयोग कवि अपनी बात को आकर्षक बनाने के लिए करता है। छंदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के अनुसार अलग अलग छंद का प्रयोग करना आवश्यक माना जाता है। यही कारण कि जितने सर्ग होंगे उनके अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग जो है वह कवि करता है। इसलिए महाकाव्य में जो शास्त्रीय छंद मान्यताएं हैं उनका पालन कवि को करना पड़ता है।
कुछ मात्रा में कवि अपने दृष्टिकोण से छंदों में नवीनता भी अवश्य ला सकता है, लेकिन छंदों के नियमों का पालन करना महाकाव्य में अत्यंत आवश्यक माना जा सकता है। शैली के दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो महाकाव्य में कथा के अनुसार कवि शैली का प्रयोग जो है वह कर सकता है। इस प्रकार से भाषा और शैली दोनों का भी महाकाव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण भाषा शैली को महाकाव्य का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया गया है। महाकाव्य का छठा तत्व है उद्देश्य। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। अब महाकाव्य मतलब कोई छोटी सी रचना तो है नहीं, एक बड़ी रचना लिखनी है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी कवि व्यर्थ में या यूं ही ये रचना नहीं लिखता। मतलब महाकाव्य लेखन के पीछे उसके रचयिता का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। अब महाकाव्य में अनेक प्रकार के उद्देश्य आ सकते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर अगर देखें तो उसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है पुरुषार्थ की प्राप्ति, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मानव जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ माने जाते हैं। इनकी प्राप्ति, अब इन सबकी एक साथ प्राप्ति भी हो सकती है या इन सबकी अलग अलग रूप में प्राप्ति भी महाकाव्य का सर्वप्रमुख या सबसे पहला उद्देश्य माना जाता है। दूसरा महाकाव्य का उद्देश्य माना जाता है मानवीय जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना करना। मानव जीवन को लेकर विभिन्न प्रकार के आदर्श बताए जाते हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, इस प्रकार के अलग अलग आदर्श है। इन आदर्शों की स्थापना समय समय पर करना आवश्यक हो जाता है। इस कारण इन आदर्शों की स्थापना करना ये भी महाकाव्य का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। महाकाव्य का तीसरा उद्देश्य माना जाता है उपेक्षित पात्रों को सामने लाना। रामायण, महाभारत या जो पौराणिक संदर्भ है, अनेक जो पौराणिक हमारी कथाएं हैं, इन कथाओं के अंतर्गत अनेक पात्र आए हैं। इनमें से कुछ पात्रों को समय समय पर प्रमुखता अवश्य मिली है, लेकिन अभी भी कुछ पात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने काल में अपना योगदान दिया है, त्याग बलिदान किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें उन काव्यों के अंतर्गत उतना महत्व नहीं प्राप्त हुआ है। अब ऐसे पात्रों को महत्व दिलवाने हेतु भी महाकाव्यों की रचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो महाकाव्य है साकेत, इसके अंतर्गत गुप्त जी ने उर्मिला के चरित्र को साकार करने का प्रयत्न किया है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, अगर रामायण की कथा को अगर हम देखें या रामचरितमानस की कथा को अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत राम, सीता, लक्ष्मण, इनके त्याग, इनके बलिदान, इनकी महानता का ही अंकन है। लेकिन बेचारी उर्मिला को भी अपने पति के बिना 14 साल का वनवास एक प्रकार से सहन करना पड़ा है। उसके त्याग को, उसके बलिदान को इन ग्रंथों में व्यक्त नहीं किया गया है। तो गुप्त जी ने उसी उर्मिला को महत्व दिलवाने हेतु इस काव्य की रचना जो है वह की है। तो ये भी महाकाव्य का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। इनके अलावा किसी महान चरित्र की सृष्टि करना या अन्य किसी महान उद्देश्य को स्थापित करना, ये भी महाकाव्य के उद्देश्य होते हैं। और महाकाव्य एक उद्देश्य प्रधान रचना है, उसके अंतर्गत कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के महाकाव्य का लेखन नहीं होता है। इस कारण उद्देश्य को भी महाकाव्य का एक प्रमुख तत्व माना गया है। अब अंतिम तत्व महाकाव्य का है रसात्मकता। महाकाव्य एक दीर्घ रचना या बड़ी रचना होने के कारण उसमें रस का बहुत अधिक महत्व है। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत 9 रस माने गए हैं। इनमें से एक रस महाकाव्य में प्रमुख रस के रूप में आता है। अब सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो निर्वेद रस, श्रृंगार रस और वीर रस, अर्थात शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस, इन 3 रसों में से एक रस महाकाव्य में मुख्य रस के रूप में आता है और बाकी सभी रस महाकाव्य में गौण रस के रूप में आते हैं। इसका तात्पर्य यह कि दीर्घ कथा या बड़ी कथा होने के कारण साथ ही जीवन के विभिन्न पहलू, जीवन के विभिन्न घटनाएं, प्रसंग उसके अंतर्गत होने के कारण रसों की दृष्टि से हमें काफी वैविध्य महाकाव्य में देखने को मिलता है, जो किसी दूसरे काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यही एक महाकाव्य की मूलभूत विशेषता है, क्योंकि यह एक रसों का वैविध्य है और निर्वेद या शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इसमें से एक प्रमुख रस होगा और बाकी सभी रस गौण रूप में उसमें आएंगे और रसात्मकता जो है वह गरिमामय होगी, आकर्षक होगी, प्रभावी होगी। इसलिए रस को भी महाकाव्य का एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से महाकाव्य का स्वरूप और उसके तत्व है, आशा है आपकी समझ में आएंगे। धन्यवाद।